दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जाए जिससे आपका पैसा डबल हो जाए या फिर आपका पैसा तेजी से बढ़ने लगे, आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, तो ये जानने के लिए दोस्तों आपको आना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको आता है तो आप किसी भी कंपनी को ये पहचानना सीख जाएंगे कि वो कंपनी आपका फ़ायदा कराएगी या फिर नुकसान कराएगी। तो फंडामेंटल जो स्टॉक मार्केट का एनालाइज करने का एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आपको कंपनी के पास नहीं जाना, किसी से पूछना नहीं है, आप घर बैठे बस आपके पास इंटरनेट है और मोबाइल है तो आप बहुत आसानी से घर बैठ के किसी भी कंपनी की आप एनालिसिस कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप ये पता कर लेंगे कि ये कंपनी आपके लिए है, जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी फिट बैठ रही है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, तो इसको हम एकदम आसान शब्दों में हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि आप फंडामेंटल एनालिसिस वाले बंदे हैं या फिर नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि अगर मान के चलिए आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने घर के आसपास की मंडी में जाते हैं और मंडी जाकर के आप आलू खरीदने गए, आपको एक दुकानदार दिखा, आपने उस दुकानदार से पूछा कि भाई आलू क्या भाव चल रहे हैं। तो उस दुकानदार ने आपको आलू का रेट बता दिया कि आलू 50 रुपये किलो चल रहा है। और उसने जैसे ही 50 रुपये किलो बोला, इसके बाद से फिर आपका अगर दिमाग चलना शुरू हो जाता है, क्या कि अगर दिमाग चलना क्या है कि आप उस दुकानदार के पास जो सामने उसके ठेले पे सामान रखा हुआ है आलू, वो कितना आलू है। फिर आपको उसने रेट बता दिया 50 रुपये। फिर उस टोटल आलू को अगर आप 50 रुपये से मल्टीप्लाई करके आप हिसाब लगाने लगे कि 50 रुपये किलो आलू ये बेच रहे हैं, तो इनके पास अभी सामने आपको दिख रहा है 100 किलो आलू। तो आपने हिसाब लगा लिया कि यार 100 किलो आलू 50 रुपये के भाव से इतने किलो का ये हो गया। फिर आपने थोड़ा देखा कि उसके पास में उसका स्टॉक रखा हुआ था गाड़ी में भर के, एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और उसमें भी उसी दुकानदार का आलू स्टॉक में रखा हुआ था। तो फिर आपने दिमाग चलाया कि यार 50 रुपये किलो आलू के हिसाब से 100 किलो आलू तो सामने रख के बैठा ही है। फिर पूरी एक गाड़ी भर के, मतलब एक ट्रैक्टर ट्राली भर के एक आलू, वो भी कई बोरियां रखी हुई हैं। फिर आपने हिसाब लगा लिया कि यार आप तो सोच रहे थे कि ये इतने का ही हो रहा, लेकिन वो ट्रॉली में भी तो बहुत सारा आलू रखा हुआ है। तो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया कि यार ये तो मतलब इतने रुपये का आलू लेके बैठा हुआ है इतनी सी जगह में। फिर आपका दिमाग और आगे बढ़ा, आपने दिमाग चलाया कि यार ये आलू 50 रुपये किलो में मुझे बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा। इसने अगर मुझे 50 रुपये में बेच रहा है तो ये इसने खरीदा कितने में होगा, जहाँ से भी वो खरीद के लाया होगा दुकानदार उस आलू को, बड़ी मंडी से लाया होगा या किसान से खरीद के लाया होगा खेत से। तो आप अगर ऐसे दिमाग चलाते जा रहे हैं कि यार इतने का आलू ये रखा हुआ है, इतना आलू उसके पास गाड़ी में रखा हुआ है, तो ये इतने का हो गया। फिर 50 रुपये में अगर ये सेल कर रहा है तो ये लाया कितने में होगा, और लाया होगा तो इसका जब किसान के पास से मंडी तक ये दुकानदार आलू लेकर के आया तो इसका खर्चा कितना हुआ होगा। मतलब भाई ट्रैक्टर ट्राली में लाया होगा आलू या ट्रक में लाया होगा किसान के यहाँ से खेत से दुकान तक, तो उसमें तेल कितना लगा हुआ होगा। ट्रैक्टर ट्राली भी उसकी है या किराए से लाया होगा। तो ये सारे खर्चे जब आप ये सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलने लगता है तो मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि, और अगर आप ये चीज़ हर जगह करते हैं, मतलब आप कुछ भी मार्केट में सामान लेने जाते हैं और सामान लेते समय आपके दिमाग में एक कैलकुलेशन चलने लगती है प्रॉफिट लॉस वाली, तो मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस वाले इंसान हैं। मतलब आप शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम कि आप जहाँ भी रहते हैं आपके घर के आसपास कोई दूध डेयरी है,
आपके घर के आसपास दूध की डेयरी है, आप दूध डेयरी पे जाते हैं, आप उससे बोलते हैं कि भाई मुझे 1 लीटर दूध दे दो, और क्या रेट है 1 लीटर दूध का, तो उसने डेयरी वाले ने आपको बता दिया 60 रुपये का रेट चल रहा है। अब जैसे ही उसने 60 रुपये बोला, और फिर आप फिर गणित लगाने लग गए क्या कि यार 60 रुपये लीटर दूध बेच रहा है, तो एक भैंस कितना दूध देती होगी, इसका एक भैंस इसका दूध देती है, उसने बताया कि भाई एक भैंस 15 लीटर दूध देती है या 20 लीटर दूध देती है। तो आप फिर दिमाग लगाने लग गए कि यार 20 लीटर दूध, एक भैंस, 50 रुपये के हिसाब से ये तो इतना रुपये बन गया। फिर आपकी नज़र उस थोड़ा सा और दूर तक गई, तो आपने देखा कि एसी इसके पास में करीब 100 भैंसें हैं इसकी डेयरी में। तो फिर आप दिमाग लगाने लगे कि यार एक भैंस से 20 लीटर दूध और 50 रुपये, मतलब इतना पैसा बन गया। तो इतनी सारी भैंसें ये रख के बैठा है, पाल के बैठा है, 100 भैंसें, तो 100 भैंसों का 20-20 लीटर दूध, मतलब कितना पैसा हो गया है, तो लाखों में खेल रहा है। तो ये फिर आपने दिमाग इसमें लगाया कि यार अच्छा चलो लाखों रुपए इसके पास, 1 लाख रुपए भी आ रहा है इसके पास महीने का, तो इसमें इसका खर्चा कितना है, क्योंकि खर्च भी होगा ना, क्योंकि अब वो दुकान जो डेयरी वाला है, तो खर्च क्या होगा कि भाई भैंस वो खरीद के लाया होगा, भैंस खरीद के लाया होगा, पैसा उसके पास पता नहीं कितना होगा, किसी से हो सकता है कि उधार लेकर के भैंसें खरीद के लाया हो। इसके बाद फिर दूसरा, फिर आपका दिमाग चलता है कि यार 1 लाख रुपए ये महीने का निकाल रहा है दूध बेच करके, तो फिर इसमें इसका खर्चा कितना होता होगा, क्योंकि जानवर है तो जानवर बीमार भी पड़ता है, फिर इसके बाद जानवरों का इलाज करवाना, जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था करना, जानवरों के रहने की व्यवस्था करना कि किसी भी मौसम में उनको नुकसान ना हो, फिर एक डॉक्टर हायर करके रखना। अब 100 भैंसें हैं तो 2 डॉक्टर हायर करना, हो सकता है कि 2 डॉक्टर चाहिए उस डेयरी वाले को। तो जब आप सब का इनका खर्चा निकाल लेते हो, इन सभी का खर्चा निकाल लेते हो, और तो फिर आपका दिमाग चलता है कि यार अच्छा मतलब इसकी इनकम तो 1 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन उसमें इसके खर्चे भी हैं। खर्चे क्या हो गया, डॉक्टर का हो गया, इलाज का हो गया, डेली खाने का खर्चा हो गया, इसके बाद में लेबर रख रखी है भैंसों के देख रेख के लिए, तो ये सारे खर्चे निकाल लिए आपने। फिर आपका दिमाग चलेगा कि यार 1 लाख तो इनकम है, लेकिन 1 लाख में से इतने अगर खर्चे निकाल देते हैं तो उसके पास पैसा इतना बच रहा है, तो इतना बच रहा है। तो फिर आपके दिमाग में आया कि अच्छा मतलब ये हो गया नेट प्रॉफिट, मतलब इनकम तो उस बंदे की, डेयरी वाले की 1 लाख रुपए है महीने की, या आपको पता चला कि 1 लाख रुपए इनकम जरूर है, लेकिन उसमें से सारे खर्चे लॉस वगैरह सब निकाल के उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 60-70 हज़ार रुपये महीने का बच रहा है। तो अब इस वाले एग्जाम्पल से हमने दोस्तों ये सीख लिया है कि मतलब कैसे इनकम आ रही है और उसका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। आप मान के चलिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ 2 किराने की दुकान है। वहाँ क्या है दोस्तों, 2 किराने की दुकान है। अब एक दुकान हो गई ए और एक दुकान हो गई बी। अब अगर आपसे ये कहा जाए, आपके मोहल्ले में ये 2 दुकानें हैं किराने की, अब आपसे ये कहा जाए कि अगर आपको इन दोनों दुकानों में से किसी एक दुकान में इन्वेस्ट करना हो तो आप किस दुकानों पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। मतलब अगर आप दुकान में पैसा लगा करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि इन दोनों दुकानों में से कौन सी किराने की दुकान में आप पैसा लगाना चाहोगे। तो अब आप क्या देखोगे इन दुकानों पे, आप इन दुकानों में देखोगे कि भाई ये जो दोनों दुकानें हैं वो दोनों दुकानों में से कस्टमर को अट्रैक्ट कौन करता है ज्यादा, कस्टमर को अट्रैक्ट कौन करता है ज्यादा, आप ये देखोगे। इसके बाद में अगली चीज आप क्या देखोगे, अगली चीज आप ये देखोगे कि कौन सी दुकान, दोनों में से कौन सी दुकान स्टॉक को ज्यादा मैनेज कर पाती है। स्टॉक मैनेज मतलब दोनों दुकान में से किस दुकान में जो सामान है किराने का वो हमेशा मैनेज मिलता है। मतलब कोई कस्टमर अगर आए तो वो खाली ना जाए, वो अगर कुछ भी सामान मांगे तो दुकानदार उसको निकाल के दे पाए। तो इसे हम कहेंगे स्टॉक मैनेज, मतलब मैनेज किस में रहता है। और क्या आप देखोगे,
और आप देखोगे कि भाई दोनों दुकानों में से कौन सी दुकान का फ्यूचर ब्राइट है, मतलब आने वाले 5 साल 10 साल में कौन सी दुकान आपको ऐसा देख करके लग रही है कि भाई इसका फ्यूचर ब्राइट है। मतलब इसका जो दुकानदार है वो मैनेज करना अच्छे से जानता है, ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है, स्टॉक मैनेज करके रखता है, दुकान कभी खाली नहीं रहने देता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो तो आप देखोगे फ्यूचर किसका ब्राइट है। तो ये सारी चीज़ें जब आप से कहा गया कि भाई 2 दुकानें हैं किराने की और दोनों दुकान में से कौन सी दुकान में आप पैसा लगाना चाहोगे, तो आपने ये चीज़ें देखी, कस्टमर अट्रैक्ट कौन सी दुकान ज़्यादा कर रही है, स्टॉक मैनेज मतलब माल कौन अपनी दुकान पे खाली नहीं होने देता है, हमेशा फुलफिल रखता है, फ्यूचर किस दुकान का ज़्यादा ब्राइट है। मतलब सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो दोस्तों सेम कंडीशन अगर ये आपको समझ में आ गई हो तो सेम कंडीशन स्टॉक मार्केट में होती है। बस आप इन्हीं चीज़ों को आप सोचिए कि ये दुकान की जगह अब ये हो गया स्टॉक, ये आपके 2 कंपनियां हो गई, आपके सामने 2 स्टॉक्स हैं, एक हो मान लो आप SBI का और एक ICICI बैंक का है। अब उसमें भी जब आप फंडामेंटल एनालिसिस आप करने जाओगे ना, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे क्यों, क्योंकि हमें चूज करना है कि दोनों में से कौन सी एक कंपनी अच्छी है पैसा लगाने के लिए, जिससे कि हम उसका स्टॉक खरीद सके। तो वहां भी आप यही देखोगे सारी चीजें। तो इसी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। अब इसके बाद अगली चीज क्या है, अगला एक लास्ट एग्जांपल और हम ले रहे हैं, इससे आप और मतलब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि आजकल आप रोडों पे देखते हैं ई रिक्शा, तो ई रिक्शा आजकल आपको हर कहीं गली मोहल्ले में दिख जाएंगे, मतलब भरमार हो गई है। पहले ऑटो हुआ करते थे, ऑटो के बाद अब ई रिक्शा आपको हर कोई चलाता हुआ दिख जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई ई रिक्शा इतने ज़्यादा क्यों खरीद रहे हैं लोग बाग। तो ई रिक्शा क्या है, एक तो सस्ते में मिल जाता है, दूसरा फाइनेंस हो जाता है, इसके बाद ईवी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। तो उसमें कुछ ऐसा पैसा मतलब कोई अगर उससे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो सामने वाले का जेब से ज़्यादा उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं और रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो ई रिक्शा की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब डिमांड जब बढ़ी हुई है तो क्या इसमें फ़ायदा किसका होगा, मतलब एक जिसने ऑटो खरीदा ईवी, वो तो कम सस्ते में खरीद के फाइनेंस करा के बढ़िया अपना उसकी रोजी रोटी चला रहा है, मतलब सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इससे ओवरऑल फ़ायदा किसको हो रहा है, इससे फ़ायदा जो ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी है उसको भी फ़ायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है, वो कंपनी अगर ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसके शेयर की प्राइस बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, क्योंकि जब कंपनी का माल ज़्यादा बिकेगा, मतलब ज़्यादा डिमांड आएगी तो कंपनी उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो कंपनी की सेल बढ़ेगी, अब सेल बढ़ेगी तो कंपनी की इनकम बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब उस कंपनी की इनकम बढ़ेगी तो वो कंपनी शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब शेयर मार्केट में उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि उस कंपनी की डिमांड ज़्यादा है। तो फ़ायदा किसका होगा, सेलर का, मतलब कंपनी का फ़ायदा होगा। तो कंपनी हमें स्टॉक मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान के चलिए जब कोई शादी करने जाता है तो वो क्या चीज़ें देखता है, क्या सिर्फ सामने वाले का फ़ोटो देख करके शादी कर लेता है, नहीं। शादी करने से पहले इंसान फ़ोटो तो देखता ही है, लेकिन इसके बाद में क्या चीज़ें देखता है वो जो मेनली, कि भाई इसकी एजुकेशन क्या है सामने वाले की, ये जॉब करता है या नहीं करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी फैमिली कैसी है, इसका नेचर कैसा है। ये सारी चीज़ें शादी करने से पहले बैकग्राउंड देखा जाता है। तो इसी तरह से जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने जाओगे तो उस कंपनी में भी हमें उसका पूरा बैकग्राउंड की स्टडी करनी पड़ती है, पूरा उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना पड़ता है। जिस तरह से अब कोई शादी करने जाता है तो सिर्फ
फोटो देख करके शादी नहीं कर लेता, उसका देखता है भाई जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई है या नहीं है, इसके बाद में नेचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम कंपनी में भी चेक करते हैं। अगर हमें किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने जाना है तो इससे ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, मतलब कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लेना। तो दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम उस कंपनी की वैल्यू चेक करते हैं। मतलब वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कि आप जितना पैसा आप उस कंपनी में लगा रहे हैं तो उतना पैसा कंपनी आपको कमा के दे भी पा रही है या फिर नहीं दे पा रही है। क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी हैं मार्केट में 5,000 कंपनियां हैं। अब 5,000, क्योंकि चैलेंज क्या है कि 5,000 कंपनियों में से अपने लिए सबसे बेहतर कंपनियां ढूंढना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फंडामेंटल एनालिसिस का जो बेनिफिट है ना, वो क्या है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस कोई इंसान करता क्यों है, क्योंकि जब 5,000 कंपनियां सामने है उसके और उन 5,000 कंपनियों में से उसे एक कंपनी चूज करना है पैसा लगाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे समय पर फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। मतलब जिसको भी फंडामेंटल एनालिसिस आता है वो इन 5,000 कंपनियों में से अपने लिए सबसे बेहतर कंपनी बहुत आसानी से चुन सकता है, जिसमें वो पैसे लगा के पैसे बना सके। तो अब सवाल ये आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे। हमने ये तो जान लिया कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, करते क्यों है, किसी कंपनी की वैल्यू चेक करने के लिए कि भाई ये हम कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं तो क्या ये कंपनी डिजर्व करती है पैसा लगाने के लिए, क्या मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो उस वैल्यू को पता करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, स्टॉक मार्केट की वैल्यू का पता कैसे लगाते हैं, मतलब वही अभी जो मैंने कहा आपसे, किसी कंपनी की वैल्यू का पता कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ उसके रेशियोज होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ रेशो होते हैं। उन रेशो के माध्यम से हम फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी की असली वैल्यू का पता लगा सकते हैं। जैसे पहली चीज क्या है, पहली चीज है पीई रेशियो। पीई रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसके माध्यम से हम कंपनी की वैल्यू पता करते हैं कि भाई कोई स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। अगला होता है पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट रेशोज हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं। इसके बाद एक हो गया करेंट रेशो, इसके बाद अगला हो गया डेट टू इक्विटी रेशो, कि कंपनी में कर्जा कितना है। तो ये रेशो के माध्यम से हम पता करते हैं कि कैसे कंपनी परफॉर्म करेगी, कंपनी खरीदने लायक है या फिर नहीं है। तो ये तो इंपॉर्टेंट रेशो हो गए। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ और पावरफुल फैक्टर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके माध्यम से भी हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। वो क्या है, यहाँ देखिए आप, कंपनी की आती है वार्षिक रिपोर्ट, हर कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट आती है। तो उस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ के समझ पाना कि वो कंपनी का काम क्या है, कंपनी कैसा काम कर रही है। अगली चीज है इंडस्ट्री से जुड़ा डेटा, मतलब जिस भी इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं, जिसको भी आप एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो उस इंडस्ट्री से जुड़ा जो डेटा आता है ये सब वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाता है आसानी से। जिस कंपनी को हम देख रहे होते हैं उस कंपनी की वेबसाइट होती है, तो उस कंपनी की वेबसाइट पर ये सारे डेटा आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद में न्यूज़ देखना, खबरें देखना कि खबरों में क्या चल रहा है, किसके बारे में क्या आ रहा है। फिर इसके बाद में अगली चीज़ है कंपनी की एक्सेल शीट, कंपनी का इसमें पूरा हिसाब किताब, कंपनी का खर्चा, सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना और समझना कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये सब जब हमको समझ में आ जाए तो फिर हम इजीली किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसको करते कैसे हैं, इनका मतलब क्या होता है, मतलब जो ये पैरामीटर्स यहाँ लिखे हुए हैं किसी भी कंपनी को जांचने परखने का, तो इन सब का मतलब होता क्या है, या फिर कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते कैसे हैं,
इंडस्ट्री से जुड़ा डेटा कैसे देखते हैं, न्यूज तो अखबार पड़ा रहता है, खबरों से भरा पड़ा रहता है, तो उसमें कैसे ढूंढा जाता है न्यूज को, या फिर ये सब रेशोज क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा भाई, कैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे रेशोज से। तो आप इसकी चिंता मत करिए, आने वाले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इसको डीपली समझेंगे। तो अभी बस आप इतना समझ लो, और इसके बाद जो वीडियो आएंगी तो उसमें हम पूरा डीप में इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली चीज आती है कंपनियां। कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो कंपनियां शेयर मार्केट में 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक है लार्ज कैप, दूसरी है मिड कैप, तीसरी है स्मॉल कैप। मतलब जितनी भी जो कंपनियां हैं, जैसे मैंने कहा 5000 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो ये 3 तरह की जो टाइप है कंपनियों का, इसमें वो लिस्टेड है। लार्ज कैप जैसे इसमें बड़ी कंपनी आती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है लार्ज कैप। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक पैरामीटर है कि जिसकी मतलब इनकम, मतलब जिसका टोटल कैपिटलाइजेशन, जिस कंपनी के पास टोटल कैपिटल इतना रहेगा, कितना रहेगा? 20,000 करोड़ रुपए की। मतलब जो कंपनियां 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटलाइजेशन रखती है, वो कंपनियां क्या कहलाती हैं? लार्ज कैप कंपनियां। इसी तरह से जो कंपनियां 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ रुपए के बीच में अपना कैपिटलाइजेशन रखती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मिड कैप कंपनियां। इसी तरह से जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, तो उसका जो नंबर्स हैं वो कब कहलाएगी स्मॉल कैप कंपनियां? 5,000 करोड़ तक की उसकी कैपिटलाइजेशन हो। अगर 5,000 से ऊपर हो जाती है तो फिर वो किस रेंज में आ जाएगी? मिड में। और इसी तरह से 20,000 करोड़ से ऊपर की अगर कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी हो गई, तो वो कंपनी कहलाएगी लार्ज कैप कंपनी। अब यहाँ पर आपको एक चीज और जानना चाहिए, हालांकि पता होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, लेकिन कैप का मतलब क्या होता है? जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कैपिटलाइजेशन का शॉर्ट में लिखा हुआ है कैप। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी की कीमत क्या है। मतलब अगर कोई एक कंपनी है, अडानी है, अंबानी है, कोई बैंक है, एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसकी टोटल कीमत कितनी है। तो कैप का मतलब ये होता है, जैसे ये लिखा ना 20,000 करोड़ से ज़्यादा, मतलब जिस कंपनी की 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा की वैल्यू है, तो वो काउंट की जाएगी लार्ज कैप कंपनियों में। मतलब उसका लार्ज कैपिटलाइजेशन है उन कंपनियों का। तो कैपिटलाइजेशन से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगली चीज ये है, इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। होता क्या है, देखिए आप, ये कंपनी है। अब ये कंपनी जो है, इस कंपनी का 100 रुपीज़ की कंपनी है। इसको आपने मान लिया कि 100 रुपए की ये कंपनी है, एक कंपनी है, और इसका मार्केट कैप 100 रुपए का इसका कैपिटलाइजेशन है। तो ऐसे में होता क्या है कि ये जो कंपनी है, तो कंपनी का एक होता है प्रमोटर। क्या होता है दोस्तों? कंपनी का एक प्रमोटर होता है। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर मतलब ये होता है कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो कंपनी को किसने स्टार्ट किया था। तो जिन लोगों ने भी, जब कोई कंपनी आती है, कंपनी शुरू होती है, तो उस कंपनी को स्टार्टिंग में जिन लोगों ने स्टार्ट किया होता है, मतलब कंपनी चालू की हुई होती है, तो वो लोग कहलाते हैं उस कंपनी के प्रमोटर। तो कंपनी का जो प्रमोटर मतलब कंपनी का मालिक, तो कंपनी का जो मालिक है वो अपने पास रखता है कंपनी में से कुछ हिस्सा अपने पास रखता है। पूरी कंपनी भी उसके पास हो सकती है, लेकिन उससे उसे प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो क्या करता है कि जैसे ये 100 रुपए की कंपनी है, तो 100 रुपए में से उसने क्या करा कि भाई 50%, कितना? 50% अपने पास में रख लिया। किसने रख लिया? प्रमोटर ने रख लिया। और बाकी का जो 50% है, तो
इसके उसने हिस्से बांट दिए। कैसे बांट दिए? कुछ हिस्सा उसने एफआईआईस को दे दिया, कुछ हिस्सा डीआईआईस को दे दिया। इसके बाद में कुछ उसने ओआई में दे दिया। ओआई मतलब रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप और मेरे जैसे लोग जो थोड़ा अमाउंट लगाते हैं शेयर मार्केट में, उन्हें रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो इस तरह से कंपनी का एक मॉडल होता है कि एक कंपनी है 100 रुपये की जिसकी प्राइस है, उसमें से जो इसका प्रमोटर है, मालिक है, उसने अपने पास रख लिए 50 भी रख सकता है, 50%, डिपेंड करता है उसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर। तो हो सकता है कि ये प्रमोटर अपने पास 60% रख ले, कंपनी का 60% हिस्सा प्रमोटर अपने पास में रख ले, बाकी का जो बचा हुआ 40% है, तो उस 40% को वो भाई किस किस को देगा? जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो कंपनी का मालिक कुछ हिस्सा अपने पास रखता है 60%, 50%, और बाकी का जो हिस्सा बचा होता है वो किसको देगा? फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर आपने सुना होगा, जो एफआईआईज होते हैं, विदेशी निवेशक, उन लोगों को इतना हिस्सा दे दिया। डीआईआईज को कुछ हिस्सा दे दिया। डीआईआईज मतलब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब जितने आप जो हमारे एलआईसी वाले कंपनियां होती हैं, म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनियां होती है, इन सभी को डोमेस्टिक इन्वेस्टर कहा जाता है। इसके बाद में जो हिस्सा बचता है वो दिया जाता है किसे? वो दिया जाता है रिटेल। किसे दिया जाता है? रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है कि कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आ रही है, इन तीनों में से किसी भी एक कैपिटलाइजेशन में लिस्ट होने आ रही है, तो कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेगी कंपनी, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा वो 3 लोगों में इनमें बांट दिया जाता है एक रेशियो के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें भी ये होता है कि एक फिक्स रहता है रेशियो। जो ये तीनों है तो इनमें ऐसा नहीं कि किसी को कितना भी दे दिया, इसमें भी एक डिसाइडेड रहता है पहले से कि किसको कितना देना होगा। रिटेल को कितना देना है, एफआईआईस को कितना है, डीआईस को कितना देना है। तो इसे डिसाइड कौन करता है? तो इसे डिसाइड करता है सेबी। कौन डिसाइड करता है दोस्तों? सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की तरफ से काम करता है सेबी। और इसका काम क्या है? इसका काम है इन कंपनियों पर नजर रखना। इन कंपनियों पर नजर रखना कि ये कंपनियां, कि जो सेबी ने रूल बनाया है, सेबी ने क्या बनाया है? रूल बनाया है। क्या रूल बनाया है? कि भाई जब कोई कंपनी मार्केट में आएगी, लिस्टेड होगी, तो मालिक अपने पास जितना रखना है रख ले, लेकिन उसके बाद में जो बच रहा है तो उन्हें किस रेशो में सभी को अपनी कंपनी का हिस्सा बांटना है। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड सेबी करता है। तो इस तरह से दोस्तों बाजार में, मतलब शेयर मार्केट में, कंपनी का मॉडल चलता है। अब जैसे मान के चलिए आप रिटेल में, हम लोग रिटेल में होते हैं, मतलब छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो हम लोग जब इस कंपनी में हमें हिस्सेदारी मिलेगी, मतलब हम लोग हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? हम इस कंपनी का शेयर खरीदेंगे, भले ही हम 1000 रुपये का शेयर खरीदें या 10,000 का खरीदें, लेकिन हम जैसे ही हमने इसमें पैसा लगाया, 1000 रुपये, 500 रुपये, जितने का भी शेयर है, तो इसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि भाई इस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी है, भले ही वो हिस्सेदारी हमारी 0.0001 की क्यों ना हो, लेकिन हम इस कंपनी के हिस्सेदार कहलाने लगते हैं। तो दोस्तों ये मार्केट कैपिटलाइजेशन था, और इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनियां 3 हैं, सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ, 3 तरह की कंपनियां होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, है ना। तो यहाँ पर अब सवाल ये बनता है कि कई बार सवाल ये बनता है कि कौन सी कंपनी, मतलब आपने 3 तो बता दिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 तरह की कंपनियां होती, लेकिन कौन सी कंपनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगी? तो
इसका सीधा सा आंसर है जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं दोस्तों, कौन सी स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, तो ये आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न देंगी। क्या देंगी? हमेशा, ये हमेशा आपको ज़्यादा रिटर्न देंगी। लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां जितनी होती तो उसमें रिस्क भी होती है। क्या होती है? रिस्क भी ज़्यादा होती है। अब सवाल ये आता है कि ये जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो ज़्यादा आपको रिटर्न क्यों देती हैं? तो कोई भी कंपनी अगर आज स्टार्ट हुई है तो वो सीधी सी बात है, वो ग्रोथ के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, वो अपने बढ़ने के लिए बहुत बेहतर प्रयास करेगी और अपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वो नया कंपनी करते रहेगी। क्योंकि ये कंपनी अगर छोटे से स्टार्ट हो रही है, शेयर मार्केट में आ गई है, तो वो आई इसलिए कंपनी की उसे एक टॉप लेवल पे जाना है, उसे ग्रोथ करना है। तो स्मॉल कैप में ये फ़ायदा होता है कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि रिस्क भी रहती है कि भाई छोटी कंपनी है, छोटा पैसा लगाए तो हो सकता है कि कुछ नुकसान भी हो जाए। और इसके बाद आती है लार्ज कैप कंपनियां। तो लार्ज कैप जो कंपनी होती है ना, इसमें सवाल ये आपके मन में आ सकता है कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं तो क्या इसमें प्रॉफिट अच्छा होगा क्या? तो इसमें दोस्तों आपका प्रॉफिट तेजी से नहीं होगा। मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तेजी से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी ये लार्ज कैप कंपनियां हैं, मतलब इनने अपना जो टॉप लेवल है ना, वो टॉप लेवल पहले ही अचीव कर चुका है। क्योंकि इनका नाम ही इसलिए लार्ज कैपिटलाइजेशन इन्होंने रखा हुआ है। तो ये मार्केट में इन लोगों ने जो उनका टॉप लेवल पे इन्हें पहुंचना था वहां तक ये पहले ही ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। तो अब ऑलरेडी ये इनको जहां पहुंचना था वहां ये पहुंच गई, तो वहां से अब ये और कितना ऊपर जाएंगी वो किसी को पता नहीं होता है। और ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। जब कंपनी अपना जो एक टारगेट हिट कर लेती है तो उसके बाद वो और कितना ऊपर जाएगी, तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है आगे बढ़ने की। लेकिन दूसरा फायदा ये इन कंपनियों में कि अगर जैसे किसी को ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है, ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं है, इन सब झंझट में नहीं पड़ना है, तो उन लोगों के लिए कंपनी, इसमें रिस्क नहीं होता कोई। क्या नहीं होता? कोई रिस्क नहीं होता। कंपनी सेफ होती है क्योंकि इनका मार्केट वैल्यू बहुत बड़ा होता है। तो मतलब बहुत ही कम चांसेज होंगे, बहुत ही कम चांसेज 0.001 की इनमें कुछ खराबी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि स्मॉल कैप कंपनियां तेज़ी से ग्रो करती है। मतलब आप उसमें पैसा लगाओगे तो आपका पैसा भी तेज़ी से भागेगा। कंपनी भाग रही तो पैसा भी हमारा भागेगा। लेकिन लार्ज कैप कंपनी में ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन पैसा आपका सेफ, कोई रिस्क नहीं होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ ली। एकदम बेसिक चीज़ें थी फंडामेंटल एनालिसिस की। तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तो ये पहला वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस का। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो आने वाला है तो उसमें हम बिल्कुल एकदम मतलब सारी चीज़ें, मतलब जो भी आज हमने देखा है सारी चीज़ें को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती जाए। तो फंडामेंटल एनालिसिस में एक्सपर्ट अगर आपको बनना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपसे एक भी वीडियो इसकी मिस ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। क्योंकि दोस्तों ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें पेड होती हैं। मतलब ये आपको सीखने के लिए आपको पे करना होता है, तब जाके सारी चीज़ें आप सीख पाते हो। तो आने वाले वीडियो में मैं बहुत डीपली आपको सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।